नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली एडिटोरियल डिस्कशन 4 फरवरी 2023। आज 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आज सैटरडे इसलिए केवल 4 है। पहला है लिटिल टू सेलिब्रेट इन श्रीलंका एट 75। देखिए, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला था 4 फरवरी 1948 को, तो अब इनका 75th एनिवर्सरी है और श्रीलंकन गवर्नमेंट 300 मिलियन श्रीलंकन रुपीस खर्च करके एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस करने वाला है। श्रीलंका का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आप सबको मालूम है दोस्तों। तो लोगों का कहना यह है इतने पैसे आप क्यों खर्च कर रहे हैं, और श्रीलंका का इंडिपेंडेंस को लेके भी काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज है दोस्तों, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। फिर देखिए, चार्जशीट स्क्रूटनी इज नॉट ए केस ऑफ प्राइंग आइज। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता, तो ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर आर.के. राघवन साहब ने लिखा है, तो ये देखेंगे। फिर गोइंग ग्रीन, देखिए बजट 2023 में इंडिया का ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे अच्छे प्रपोजल्स हैं, वो क्या है देखेंगे। फिर फाइनली रेन ऑफ टेरर, ये बेसिकली म्यांमार में जो मिलिट्री रूल चल रहा है ना, उसके बारे में। वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं है, केवल 17% ऑफ म्यांमार को अभी तक ये कंट्रोल कर पाया है और लोग बिल्कुल खुश नहीं है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सब के बारे में एक आर्टिकल है। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्तों का भी काम का है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। शुरुआत करते हैं सबसे पहला आर्टिकल, लिटिल टू सेलिब्रेट इन श्रीलंका एट 75। ये आर्टिकल लिखा है जयदेवा उयनगौड़ा, ही इज एमरेटस प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो, श्रीलंका। ये आर्टिकल में बेसिकली श्रीलंकन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है दोस्तों। क्रिटिसाइज करने का मेजर रीज़न ये है कि देखिए, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश से फरवरी 4, 1948 को, तो आज श्रीलंका का 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, और एक एक्सपेंसिव ऑफिशियल सेलिब्रेशन होने वाला है, इसके लिए 300 मिलियन श्रीलंकन रुपीस खर्च किया जा रहा है। अब वो भी सी बात है दोस्तों, लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी श्रीलंका का कंडीशन क्या है आप सबको मालूम है। आईएमएफ का बेल आउट पैकेज के लिए वेट कर रहा है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका है, थाउजेंड्स ऑफ पुअर सिटीजन्स स्टारवेशन फेस कर रहा है। तो ऐसे टाइम पर अगर पब्लिक मनी इस तरह एक सेलिब्रेशन के लिए वेस्ट करेंगे तो ये ठीक नहीं है। ये ऑथर ऑफ द आर्टिकल जयदेवा उयनगौड़ा साहब का कहना है। प्रोफेसर साहब का कहना यह भी है कि इतना क्या है सेलिब्रेट करने के लिए। देखिए, आपको पता होना चाहिए श्रीलंका को जब फरवरी 4, 1948 को इंडिपेंडेंस मिला था ना, वो कोई कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था, कंप्लीट सॉवरेनिटी नहीं मिला था। श्रीलंका को ब्रिटिशर्स ने केवल डोमिनियन स्टेटस दिया था। तो बेसिकली श्रीलंका वाज स्टिल ए सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी अंडर ब्रिटिश एम्पायर। जैसे कि इंडिया को कंप्लीट सॉवरेनिटी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिला था ना, वैसे श्रीलंका को नहीं मिला था। और श्रीलंका का ये डोमिनियन स्टेटस 1948 से लेके 1972 तक रहा था। ऊपर से 1940s में श्रीलंका में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था ना, वो एक कंप्लीट पीसफुल मूवमेंट था, किसी भी तरह का ब्लड शेड नहीं हुआ था। अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे, आप सबको पता है इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में, काफ़ी वायलेंस हुआ था, काफ़ी ब्लड शेड हुआ था, हमारे काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स ने जान दिए थे देश के लिए। ऐसा कुछ श्रीलंका में नहीं हुआ था। ऊपर से श्रीलंका में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था, उसमें ऑर्डिनरी सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन कम था। उनका इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लीड किया था एजुकेटेड मिडिल क्लास ने, बेसिकली एलिट क्लास ने उस मूवमेंट को लीड किया था। और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने जब डोमिनियन स्टेटस दिया उन्हें, जो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस आप नहीं बोल सकते, उसे वो स्वीकार किया। और श्रीलंका के सिटीजन्स के जो एस्पिरेशंस थे उस टाइम पर, उसे वो कंप्लीटली फुलफिल भी नहीं किया था। और एक कंट्रोवर्सी है दोस्तों श्रीलंका में, वो ये है कि श्रीलंका में नेशन वाइड लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होने वाला है इसी महीने के एंड में। अब श्रीलंका का जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो ये कह रहा था उनके पास पैसे नहीं है इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए, पर ऑपोजिशन मान नहीं रहा है। ऑपोजिशन बोल रहा है आप केवल एक्सक्यूज दे रहा है, आप कंटिन्यू रूल करना चाहते हैं इसलिए इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। वैसे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को शेड्यूल किया है, पर इलेक्शंस होगा या नहीं होगा इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। बट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस तो होगा ही, इस तरह श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, श्रीलंका में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था ना, उसका इतना वैल्यू नहीं है लोगों के बीच में। रीजन ये है कि उधर कोई नेशनल हीरोज नहीं है, या फिर ऐसे कोई ब्लडशेड नहीं हुआ था, वायलेंस नहीं हुआ था। अगर आप दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करोगे तो उनका इंडिपेंडेंस मूवमेंट मतलब उनकी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है।
वेरा श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, तो श्रीलंका में इंडिपेंडेंस मूवमेंट को या फिर इंडिपेंडेंस को एज एन इवेंट ऑफ नेशनल प्राइड नहीं देखने का 4 बेसिक रीजंस है। वन इज सिंहला नेशनलिस्ट, सेकंड इज तमिल नेशनलिस्ट, थर्ड इज सोशलिस्ट एंड फोर्थ इज एकेडमिक। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला सिंहला नेशनलिस्ट। सिंहला नेशनलिस्ट हैव बीन enraged with the colonial rulers for not granting श्रीलंका complete political sovereignty। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, श्रीलंका को जब फरवरी 4, 1948 को इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश से, वो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था, पार्शियल इंडिपेंडेंस था, कंप्लीट सॉवरेनिटी भी नहीं दिया गया था। तो इससे सिंहला नेशनलिस्ट खुश नहीं थे और सिंहला नेशनलिस्ट लोकल नेशनलिस्ट लीडर से भी खुश नहीं थे कि उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी के लिए फाइट नहीं किया। So their argument is that the Salisbury Constitution of 1947 embodied only partial independence and incomplete sovereignty। क्या है Salisbury Constitution of 1947? देखिए, श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक सॉल्बरी कमीशन अपॉइंट किया था जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया, तो इसे सॉल्बरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1947 बोलते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से सिंहला नेशनलिस्ट खुश नहीं थे। एक तो रीजन यह था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने श्रीलंका को कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी ग्रांट नहीं किया था, ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर नहीं था और कॉन्स्टिट्यूशन में मेजोरिटी सिंहलीस बुद्धिस्ट के स्पेशल राइट्स को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था। ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए श्रीलंका में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो कौन सा है, सिंहलीस कम्युनिटी है। तो सिंहलीस कम्युनिटी ने बोला ये जो सॉल्बरी कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमारे स्पेशल राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो इन्होंने 1952 में ही ये प्रपोज किया कि श्रीलंका को एक रिपब्लिक बना देना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में बुद्धिज्म के लिए स्पेशल स्टेटस भी देना चाहिए। तो कुल मिला के श्रीलंका का इंडिपेंडेंस मूवमेंट या फिर श्रीलंका को जब इंडिपेंडेंस मिला उसे एज एन इवेंट ऑफ नेशनल प्राइड सिंहलीस लोग नहीं देखने का रीजन ये है क्योंकि वो खुश नहीं थे। ठीक है, अगला है तमिल नेशनलिस्ट। अब तमिल नेशनलिस्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों, तमिल कंपैरेटिवली श्रीलंका में माइनॉरिटी है। ठीक है, तो उनको ये डर था कि उधर मेजोरिटी डोमिनेंस हो जाएगा और जैसे कि उनका डर था वैसे हो गया था श्रीलंका में, ये बात भी आपको पता है, जिस वजह से उधर सिविल वार वगैरह हुआ था। ठीक है, वैसे 1948 से पहले तमिल लोगों का मेजर डिमांड ये था कि बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सारे माइनॉरिटीज का लेजिस्लेचर में और किसी भी तरह का मेजोरिटेरियन डोमिनेंस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट में। पर देखिए, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें केवल लीगल प्रोटेक्शन दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया। पर बाद में यह भी पता चला ये जो लीगल प्रोटेक्शन है ये भी एक फॉल्स प्रॉमिस था। तो बेसिकली तमिल लोगों के साथ गलत हुआ था। ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात है श्रीलंकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से तमिल लोग भी खुश नहीं। अगला है श्रीलंका में जो सोशलिस्ट थे, जो लेफ्टिस्ट थे, उनका भी डिमांड वही था दोस्तों, श्रीलंका को कंप्लीट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। जो डोमिनियन स्टेटस मिला था ना, उससे लेफ्टिस्ट भी खुश नहीं थे और उन्होंने 1972 में सिंहला नेशनलिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके एक श्रीलंका फ्रीडम पार्टी भी कॉन्स्टिट्यूट किया था टू एस्टैब्लिश सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। एंड द फोर्थ वन इज एकेडमिक स्केप्टिसिज्म। ये क्या है? इट वॉज पार्शली इंस्पायर्ड बाय द लेफ्ट क्रिटिक। देखिए, जैसे लेफ्ट क्रिटिक ने ये बोला था कि श्रीलंका को कंप्लीट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट सॉवरेनिटी चाहिए, श्रीलंका एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए, यही है एक्चुअली एकेडमिक स्केप्टिसिज्म भी। बट इट highlighted the absence of a militant anti-colonial mass movement for independence in श्रीलंका। अब देखिए, एकेडमिक स्केप्टिसिज्म में ये भी आएगा दोस्तों कि देखिए, श्रीलंका को कंप्लीट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इसलिए नहीं मिला क्योंकि श्रीलंका में एक मिलिटेंट एंटी कॉलोनियल मास मूवमेंट नहीं हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, जैसे कि इंडिया में हुआ था। अगर एक मिलिटेंट एंटी कॉलोनियल मास मूवमेंट होता तो श्रीलंका को 1948 में कंप्लीट सॉवरेनिटी एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाता। और उस टाइम पर जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएट किया उन्होंने ये सब डिमांड ही नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने जो बोला उन्होंने वही किया, तो उन्हें भी क्रिटिसाइज किया जाता है। अब इसके लिए हमेशा इंडिया से कंपेयर किया जाता है। देखिए, आप सबको पता है इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लीड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के बारे में, उनके पॉलिटिकल स्ट्रगल के बारे में, उनकी स्ट्रैटेजी ऑफ मास मोबिलाइजेशन के बारे में श्रीलंका में जो लोग हैं उन्हें भी पता है। तो वो कंपेयर करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स से श्रीलंका के पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ ये एग्रीमेंट वगैरह साइन किया था। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये कंपैरिजन से श्रीलंकन सिटीजन्स को ये लगेगा कि उनके लीडर्स ने कुछ नहीं किया। तो श्रीलंका में अगर आप देखोगे इंडिपेंडेंस के बाद काफी रिफॉर्म आर्ग्यूमेंट्स रहा है, मतलब कोई भी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं थे, श्रीलंका का पॉलिटिकल स्टेटस से खुश नहीं थे।
तो इन्होंने हमेशा रिफॉर्म्स के लिए आर्ग्यू किया है। तो लेफ्टिस्ट का आर्ग्यूमेंट यह था कि श्रीलंका का जो सेनेट है उसे अबॉलिश करना चाहिए, माइनॉरिटी राइट्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए। वेरास सिंहलिस्ट नेशनलिस्ट का डिमांड्स यह था कि श्रीलंका को एक बुद्धिस्ट रिपब्लिक बना देना चाहिए और बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट कुछ करना चाहिए। एंड सिंहलिस्ट बुद्धिस्ट के राइट्स को रिस्टोर करना चाहिए, उनके कल्चर को रिस्टोर करना चाहिए और सिंहलिस्ट को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए। मीनवाइल तमिल नेशनलिस्ट का डिमांड क्या था कि फेडरलिज्म को इंश्योर करना चाहिए और तमिल लोगों को रीजनल ऑटोनॉमी देना चाहिए। सो द फर्स्ट रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972, also the first major structural reform after 1948, embodied a mixture of Sinhalese nationalist and left reform proposals, but it refused to accommodate the Tamil nationalist reform demands. तो वैसे देखा जाएगा तो काफी सारे रिफॉर्म आर्ग्यूमेंट्स रहा है अलग अलग सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन से, बेसिकली लेफ्टिस्ट से, सिंहली से और तमिल से। पर जब 1972 में श्रीलंका का पहला रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना तब सिंहलिस्ट नेशनलिस्ट एंड लेफ्ट रिफॉर्म प्रपोजल्स को उन्होंने अकोमोडेट किया, बट तमिल नेशनलिस्ट के जो रिफॉर्म डिमांड्स थे उसे अकोमोडेट नहीं किया। ठीक है, उसी वजह से बाद में उधर सिविल वार वगैरह हुआ था। नाउ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, साउथ एशियन रीजन में अगर आप देखोगे श्रीलंका इज द ओनली कंट्री जिनको बिना कोई वायलेंस का, बिना कोई ब्लडशेड का इंडिपेंडेंस मिल गया था। भले वो पार्शियल इंडिपेंडेंस था, बट श्रीलंका वाज द ओनली कंट्री विदाउट एनी वायलेंस एंड ब्लडशेड दे गॉट इंडिपेंडेंस। पर देखिए दोस्तों, श्रीलंका में उसके बाद काफी सारे वायलेंस हुआ है। एक तो देखिए श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड तमिल पीपल के बीच में जो सिविल वार चला जिसमें एलटीटी वगैरह इन्वॉल्व था, इसके बारे में आपको मालूम है। पर इसके अलावा उधर सिंहली सोसाइटी ने भी एक आर्म्ड इंसर्जेंसी किया है दोस्तों, सीकिंग इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, जो 1971 में हुआ था। फिर सेकंड जेवीपी इंसर्जेंसी हुआ था। जेवीपी मतलब उधर का एक पार्टी है दोस्तों, बस इतना ही समझ लीजिए, 1987 से 89 तक। पर दोनों बार सिरिमावो बंदारे नायका का जो गवर्नमेंट था वो इन प्रोटेस्ट को कंप्लीटली क्रैकडाउन किया था। ठीक है, तो कुल मिला के ये कह रहा दोस्तों, भले श्रीलंका को बिना कोई ब्लडशेड का, बिना कोई वायलेंस का इंडिपेंडेंस तो मिल गया, फिर भी इंडिपेंडेंस के बाद श्रीलंका के अंदर काफी सारे ब्लडशेड्स एंड वायलेंस हुआ है, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान गए हैं। ठीक है, पर देखा जाएगा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम श्रीलंका ने काफी रिकवर किया है। श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट अचीवमेंट्स वगैरह काफी इंप्रेसिंग था, बट अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका के अलग अलग गवर्नमेंट्स के गलत पॉलिसीज की वजह से, गवर्नेंस फेलियर्स की वजह से आज ये हालत पहुंचा है श्रीलंका का। ठीक है, एक टाइम पर श्रीलंका वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट अचीवमेंट्स हासिल किए थे, पर अभी अगर आप देखोगे इट इज अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ माल नरिश्ड चिल्ड्रन। तो कुल मिला के ऑथर ऑफ द आर्टिकल का कहना यह है दोस्तों कि श्रीलंका के पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक एलिट्स ने, चाहे वो 1948 के हो या अभी के हो, श्रीलंका के सिटीजन्स को एक डार्क फ्यूचर प्रोवाइड किया है। तो अगर सिटीजन्स अभी गुस्से में है कि पब्लिक मनी को वेस्ट करने से इस तरह एक इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के लिए, तो इट इज वेरी वेल जस्टिफाइड, क्योंकि एक तो इंडिपेंडेंस को एज एन इवेंट ऑफ नेशनल प्राइड श्रीलंका के सिटीजन्स देखते नहीं है। उसके रीजंस क्या क्या है मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा, श्रीलंका का प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से 300 मिलियन श्रीलंकन रुपीस अगर इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशंस के लिए खर्च कर रहे हैं, ये तो गलत है। अगला है, चार्जशीट स्क्रूटनी इज नॉट ए केस ऑफ प्राइंग आइज। ये आर्टिकल लिखा है आर.के. राघवन साहब। He is a former director of the Central Bureau of Investigation. He teaches criminal justice and policing at the Jindal Global University, सोनेपत, हरियाणा। आर.के. राघवन साहब के बारे में तो आपने शायद सुना होगा। गुजरात में जब राइट्स हुआ था, इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट किया था ना, तो इनके लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूट किया था। तो बेसिकली आर.के. राघवन साहब ने द देन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दिया था। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया जाता है आर.के. राघवन साहब को, वो अलग बात है। तो ये आर्टिकल में क्या बोला गया दोस्तों, सीधी बातों में आर.के. राघवन साहब इधर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कौन से डिसीजन को, वो बताने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिए, आजकल देखा जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी का जमाना है दोस्तों। इवन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का भी लाइव टेलीकास्ट आपको मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था, जिसमें आप लाइव प्रोसीडिंग्स वगैरह देख सकते हैं। ऑलरेडी अलग अलग हाई कोर्ट्स का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। ऊपर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजमेंट्स है वो 4 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा, हिंदी में, गुजराती में, उड़िया में, तमिल में,
क्योंकि उनके हिसाब से इंग्लिश ऐसा एक लैंग्वेज है जो सारे लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए ये 4 लैंग्वेजेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स को ट्रांसलेट भी किया जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन से राघवन साहब खुश नहीं है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रीजनली रूल किया दैट ए चार्जशीट फाइल्ड अगेंस्ट एन अक्यूज्ड इन ए क्रिमिनल केस इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 और द इंडियन एविडेंस एक्ट। चार्जशीट मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, हमारे देश में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है कि नहीं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अलग अलग स्टेट पुलिस है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। तो ये सब एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद अपना एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करते हैं कोर्ट को, इसे चार्जशीट बोलते हैं। अब चार्जशीट में सारे डिटेल्स रहेगा, सारे जो रेलेवेंट डिटेल्स है, विटनेस है, स्टेटमेंट्स है, सब कुछ रहेगा। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करने के बाद इस चार्जशीट में क्या क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या क्या फाइंड आउट किया, अगर ये पब्लिक जानना चाहेंगे तो पब्लिक को ये नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये रूल किया है, इट डज नॉट कम्स अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 और द इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि चार्जशीट इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो राघवन साहब के हिसाब से इट इज ए स्टेप दैट मे बी व्यूड एज ए सेटबैक फॉर दोज पुशिंग फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। आजकल देखा जाएगा तो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए करके काफी डिमांड्स है, पर उसके अगेंस्ट है ये सुप्रीम कोर्ट का जज। नाउ साथ साथ में और एक कोर्ट ऑर्डर के बारे में बताना पड़ेगा दोस्तों। द केस इज यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। अब इस केस में कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था दैट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन एनी केस शुड बी ऑन द रेलेवेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वेबसाइट विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। अब देखिए, एक होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दूसरा होता है चार्जशीट। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको मालूम ही होगा दोस्तों। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब एज द नेम इंडिकेट्स इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब जब पुलिस एक क्राइम साइट पर पहुंचते हैं तो उधर उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या इंफॉर्मेशन उन्हें प्राइमा फेसी मिला, वो सब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में होता है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार होने के 24 घंटे के अंदर उस रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिशियल वेबसाइट में वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का डिटेल्स होना चाहिए करके कोर्ट ने रूल किया था इन यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पर जब चार्जशीट की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। अब सुप्रीम कोर्ट का रैशनल ये हो सकता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में इतना कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, वेरास चार्जशीट में बहुत सारे वाइटल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस है, डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कंक्लूजन्स है। तो ये सब पब्लिक करने से ये ट्रायल को अफेक्ट कर सकता है। वैसे कोर्ट के हिसाब से जब ट्रायल शुरू होगा तो चार्जशीट के अंदर क्या लिखा हुआ है ये तो पब्लिक को ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा, पर ट्रायल शुरू होने से पहले चार्जशीट को पब्लिक करना ठीक नहीं है, ये अक्यूज्ड एंड विक्टिम के लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है। पर ऑथर ऑफ द आर्टिकल राघवन साहब का कहना यह है दोस्तों, टाइम्स हैव चेंज्ड, ठीक है। ये वो जमाना नहीं रहा जब सब कुछ कॉन्फिडेंशियल था। अगर आप अर्ली टाइम्स देखोगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ था ना, तब जुडिशियल एक्टिविटी के हर एक एस्पेक्ट को कॉन्फिडेंशियल लगता था। कोर्ट्स को मंदिर जैसे मानते थे, कोर्ट्स को कोई क्वेश्चन नहीं करता था, कोर्ट्स क्रिटिसिज्म के लिए ओपन नहीं था। अगर जरा सा भी कोर्ट्स को क्रिटिसाइज करेंगे ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्ज करके उन्हें पनिश करता था। पर आज टाइम बदल गया है दोस्तों। आज ऐसे सिचुएशन आ गया है जब जजेस को भी क्रिटिसाइज किया जाता है उनके जुडिशियल डिसीजंस के लिए, उनके अलग अलग स्टेटमेंट्स। आजकल देखा जाएगा तो एक जज का पर्सनल लाइफ के ऊपर भी पब्लिक डिबेट होता है, ठीक है। तो आर.के. राघवन साहब का कहना यह है दोस्तों, वो ये तो नहीं बोल रहा है कि चार्जशीट को पब्लिकली कोई वेबसाइट पर अपलोड कर लो, ठीक है। वो ये भी मान रहे हैं कि अगर एक चार्जशीट को ट्रायल से पहले पब्लिक करेंगे तो कुछ लोग चार्जशीट के अंदर कुछ लूपहोल्स वगैरह फाइंड कर सकता है जिससे एक अक्यूज्ड बच सकते हैं, है कि नहीं। पर वो ये भी कह रहा है दिस इज नो रीजन टू प्रिवेंट मेंबर्स फ्रॉम पब्लिक फ्रॉम वांटिंग टू हैव ए लुक एट द चार्जशीट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। हाँ, वो ये मान रहे हैं कि चार्जशीट को पब्लिक करने से प्रॉब्लम्स हो सकता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप चार्जशीट को कंप्लीटली ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखोगे, उसे पब्लिक करना आपको पड़ेगा, ठीक है। इनके हिसाब से इसका एक फायदा ये रहेगा कि पब्लिक से भी एक इनपुट मिल जाएगा। मतलब देखिए, जब एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चार्जशीट प्रिपेयर करते हैं वो तो अपने हिसाब से करते हैं, एक ही एंगल देखा जाता है। जब ये चार्जशीट पब्लिक को मिल जाएगा ना, वो उस चार्जशीट के जो कंटेंट्स है उसको अलग अलग एंगल से देखेंगे, तो हो सकता है कुछ वैलिड पॉइंट्स मिल जाए,
तो कुल मिला के ए चांस फॉर वेल मीनिंग मेंबर्स ऑफ द पब्लिक टू स्टडी ए चार्जशीट at least in important cases before a trial begins will only ensure that prospects of loosely framed charge sheets will be fewer in number। अब देखिए दोस्तों, ऐसे भी इंस्टेंसेस रहा है जहां पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने चार्ज शीट प्रॉपरली प्रिपेयर ना किया हो और कोर्ट्स में सबमिट किया हो। तो इस तरह के जो लूजली फ्रेम्ड चार्ज शीट्स है ये तो अवॉइड ही हो जाएगा अगर आप उसे पब्लिक करोगे। मतलब पब्लिक का इनपुट्स मिल जाएगा, पब्लिक बताएंगे कि ये एस्पेक्ट देखा नहीं गया, वो एस्पेक्ट देखा नहीं गया। तो कुल मिला के इधर आर.के. राघवन साहब चार्जशीट को ट्रायल शुरू होने से पहले पब्लिक करने को फुल सपोर्ट कर रहा है। उनके हिसाब से इसे ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगा। अगला है गोइंग ग्रीन, द बजट कैन हेल्प इंडिया ट्रांसिशन आउट ऑफ इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। इधर बेसिकली बजट 2023 की तारीफ किया जा रहा है। क्यों तारीफ किया जा रहा है? क्योंकि बजट 2023 में ग्रीन एनर्जी ट्रांसिशन के लिए कुछ अच्छे अच्छे प्रपोजल्स है दोस्तों। बेसिकली हमारे फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए काफी इफेक्टिव प्रपोजल्स है बजट 2023 में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग जब डावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था, उधर यह बताया गया दैट इंडिया होल्ड्स द की टू हीटिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज टारगेट्स गिवन इट्स साइजेबल एंड ग्रोइंग एनर्जी नीड्स। देखिए, एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज टारगेट है, पूरी दुनिया का एक टारगेट है कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, और इसमें इंडिया का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी जो है वो काफी बिग है और इंडिया का पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। 2023 में बेसिकली इसी साल के मिड तक या एंड तक इंडिया चाइना को ओवरटेक करेंगे, ये बात भी आपको मालूम है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से एनर्जी नीड्स भी इंक्रीज होगा। तो इंडिया क्या कर रहा है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए, वो मैटर करता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज टारगेट्स को अचीव करने में। तो कौन कौन से प्रपोजल्स के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों? देखिए, आजकल जितने ऑटोमोबाइल कंपनीज है ना, वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल लॉन्च करने वाला है क्योंकि उन्हें पता है उसी में फ्यूचर है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है दोस्तों? लिथियम एंड बैटरी है कि नहीं? आजकल लिथियम एंड बैटरी हर जगह यूज होता है, चाहे वो लैपटॉप्स में हो, मोबाइल फोन्स में हो, टैबलेट्स में हो, है कि नहीं? इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी लिथियम एंड बैटरी यूज होता है। अब ये जो लिथियम है ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। दुनिया में लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सा है दोस्तों? एक तो चाइना है, दूसरा साउथ अमेरिकन कंट्रीज है लाइक अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिथियम इन सारे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हम लिथियम आयन सेल्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो लिथियम आयन सेल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जितने कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी आपको चाहिए, उसे अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो, उसके लिए कस्टम्स ड्यूटी एग्जम किया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए यह बहुत बड़ा बूस्ट होगा। Another key proposal relates to the establishment of viability gap funding mechanism to support the creation of battery energy storage systems with a capacity of 4000 megawatt hour। क्या है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम? देखिए, रिन्यूएबल सोर्सेस से जब आप एनर्जी क्रिएट करते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, उसे अगर आप स्टोर करके रखोगे, बेसिकली एक बैटरी के अंदर स्टोर करके रखोगे, तो फायदा क्या है? ऑब्वियस सी बात है, फ्यूचर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, वेस्टेज भी कम होगा। तो इस तरह एनर्जी को स्टोर करके रखने के लिए आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी को ऐसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्रिएट करना है विद अ कैपेसिटी ऑफ 4000 मेगावाट आवर, तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा। बेसिकली वायबिलिटी गैप फंडिंग मैकेनिज्म के बारे में इधर बताया जा रहा है दोस्तों। क्या है वायबिलिटी गैप फंडिंग मैकेनिज्म? आसान भाषा में ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है बट फिनेंशियली वायबल नहीं है, ऐसे कई सारी प्रोजेक्ट्स है इस दुनिया में। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है जो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, मैंने आपको बोला इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है बट फिनेंशियली वायबल नहीं है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए आपने ऐसे कुछ शुरू किया जिससे आपके गांव के जितने लोग हैं उनको फायदा मिल रहा है, पर आपको रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो आप? मतलब आपने जो काम किया है, आपने जो कंपनी शुरू किया है, इससे काफी मदद मिल रहा है लोगों को, पर उससे जो रेवेन्यू आपको मिल रहा है ना, उससे आप सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक बस खरीदा पैसे खर्च करके और बस डाला, बस गांव से स्कूल तक जाते हैं, और
अब बच्चों से उतना ज्यादा पैसे आप नहीं ले सकते, है कि नहीं, पर बच्चों को मदद मिल रहा है ना, बच्चों को भी मदद मिल रहा है, वो बस में ट्रैवल कर सकता है, गांव वालों को भी मदद मिल रहा है, पर आपको रेवेन्यू उतना नहीं मिल रहा है। वो रेवेन्यू से आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे या फिर उस बस को मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका भी खर्चा है, डीजल डालना है, मेंटेनेंस का पैसा है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है ना, उसे आप इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट फिनेंशियली नॉट वायबल बोल सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को जब फंडिंग करते हैं कोई, इसे वायबिलिटी गैप फंडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। क्लियर? नाउ ये सबके अलावा मिस सीतारामन ऑल्सो सेट एसेड ए वाइटल 8,300 करोड़ टुवर्ड्स ए 20,700 करोड़ प्रोजेक्ट इन लद्दाख। देखिए लद्दाख में 13 गीगावाट का एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट आने वाला है दोस्तों, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है 20,700 करोड़। इसके लिए 8,300 करोड़ ऑलरेडी इस बजट में एलोकेट किया है। अब देखिए आपको पता है दोस्तों, लद्दाख जो है एक आइडियल लोकेशन है सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि एक तो ओपन एरिया बहुत है, सनलाइट की अवेलेबिलिटी भी है, ऊपर से लद्दाख में ऑलरेडी पावर क्राइसिस है। तो ये प्रोजेक्ट जब उधर आएगा ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ऊपर से लद्दाख से इंडस स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम भी लगा रहा है दोस्तों, लद्दाख से जो एनर्जी क्रिएट होगा वो दूसरे स्टेट्स में भी ट्रांसमिट किया करेंगे। ठीक है, तो ये सब बताया जा रहा है दोस्तों बजट 2023 में ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन से रिलेटेड काफी अच्छे इफेक्टिव प्रपोजल। फाइनल आर्टिकल, रेन ऑफ टेरर। इधर बेसिकली म्यांमार में जो मिलिट्री रूल चल रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। आप सबको मालूम है करीब 2 साल पहले म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ था, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया, ऑंग सान सू की को अरेस्ट करके जेल में बंद किया, अभी भी वो जेल में है। पर देखिए दोस्तों 2 साल होने को है, अभी तक म्यांमार का मिलिट्री रूल टोटल म्यांमार को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाया। एक रिपोर्ट के हिसाब से केवल 17% ऑफ म्यांमार मिलिट्री का कंट्रोल में है। ऊपर से इस मिलिट्री रूल के अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट भी चल रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट चल रहा है। एक्चुअली म्यांमार में तो पहले से स्टेट ऑफ इमरजेंसी चल रहा था, अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी वजह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी को और एक्सटेंड किया है। इसका मतलब ये होगा कि म्यांमार के जनरल्स ने रीजनली अनाउंस किया था कि म्यांमार में जनरल इलेक्शंस होगा। बेसिकली वो ये चाहते हैं मिलिट्री रूल को एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिल जाए, पर अब ये लगता है कि ये जो इलेक्शंस होने वाला है ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट ऑफ इमरजेंसी एक्सटेंड किया है। अब ये जो मिलिट्री रूल है ये कई सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है दोस्तों। एक तो लोगों से प्रोटेस्ट फेस कर रहा है, दूसरा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर भी हो रहा है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए म्यांमार का जो पुराना गवर्नमेंट है ना, उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म किया है जिसका नाम है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के अंडर कई सारे ग्रुप्स है दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि पीपल्स डिफेंस फोर्स, वो बेसिकली नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का आर्म्ड विंग है। ठीक है, इन्होंने काफी सारे अटैक्स वगैरह ऑलरेडी किया है। एंड बॉर्डर एरियाज में अगर आप देखोगे एथनिक माइनॉरिटी मिलिशियास which have been fighting the military have joined hands with the urban guerrillas of the People's Defense Force। तो बेसिकली मिलिट्री को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं ना, जिनके पास आर्म्स है, जो बेसिकली फाइट कर सकता है, वो सब एक साथ हो गया है मिलिट्री रूल के अगेंस्ट। अब इसके अगेंस्ट म्यांमार का मिलिट्री भी अटैक्स कर रहा है, वो इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग्स किया है। कूप के बाद सम 3,000 सिविलियंस हैव बीन किल्ड, 40,000 हाउसेस को डिस्ट्रॉय किया गया एंड अबाउट 1.5 मिलियन पीपल ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुका है दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से सम 17.6 मिलियन पीपल, रफली a third ऑफ म्यांमार्स पॉपुलेशन विल नीड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। अब इतने लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए, और ये नौबत कैसे आया? म्यांमार मिलिट्री की वजह से, क्योंकि म्यांमार एक तो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश किया, और जब लोग प्रोटेस्ट किया तो उन्हें क्रैकडाउन किया, जिस वजह से अब ये ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हुआ है। तो कुल मिला के दोस्तों मिलिट्री रूल का जितने भी एम्बिशंस थे ना कि म्यांमार को कंप्लीटली कंट्रोल करेंगे, फिर जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे, फिर उनका जो रूल है उसको एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिल जाएगा, वो सारे एस्पिरेशंस ऐसा लग रहा है नहीं होने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत है म्यांमार में। अब ये ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर जो है म्यांमार में, करीब 17.6 मिलियन पीपल जो अफेक्टेड है, ये म्यांमार का मिलिट्री रूल बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो व्हाट म्यांमार अर्जेंटली नीड्स इज मीनिंगफुल डायलॉग बिटवीन द मिलिट्री रूल एंड द ऑपोजिशन टू रिस्टोर डेमोक्रेसी एंड स्टार्ट टॉक्स विद द एथनिक रिबल्स। तो बेसिकली बैठ के बात करना चाहिए, डेमोक्रेसी को कैसे भी करके रिस्टोर करना चाहिए। इसके लिए ऑपोजिशन के साथ बात करना पड़ेगा, म्यांमार में जो एथनिक रिबल्स है उनके साथ बात करना पड़ेगा, और रीजनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, जैसे कि आसियान ग्रुप जो है, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, वो इंटरवेन कर सकता है, चाइना, इंडिया जैसे कंट्रीज इंटरवेन कर सकता है, और उधर के जनरल्स को
पुश कर सकता है टू स्टार्ट टॉक्स विद द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन के साथ बात करके प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना, यह सब म्यांमार का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए अभी के हिसाब से, नहीं तो प्रॉब्लम्स और वर्स हो जाए। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव